नमस्कार साथियों। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में आपकी नगरीय चुनाव को लेकर आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। इसको लेकर हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दिया था, तो उम्मीद करते हैं आपने ये देख लिया होगा। दूसरी बात यह है कि जो एलडीसी भर्ती परीक्षा का है उसके रिजल्ट को लेकर काफी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे कि एलडीसी की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो आचार संहिता में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, आ जाएगा, जैसा कि आलोक राज जी ने बताया है, इसका रिजल्ट आ जाएगा और कोई भी अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी जो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक यानी काउंसलिंग तो हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। और जो भी कैंडिडेट जिनकी 24 तारीख तक ज्वाइन करने की लास्ट डेट है उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 20 तारीख के बाद में ज्वाइन करते हैं तो भी आप 24 तारीख से पहले आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत आपकी आज जो सुनवाई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट सुनवाई है। एक तो आपका जो विभाग आवंटन हुआ है वो रेंडमली तरीके से विभाग आवंटन किया गया था प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा, आप सभी को पता है। उसके बाद में आपका जिला आवंटन हुआ, लेकिन विभाग आवंटन है वो आपका रैंक और वरीयता के अनुसार नहीं हुआ, जिसके कारण काफी अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, आप यहाँ पर देख पाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हाईकोर्ट से बड़ी राहत मेरिट के अनुसार जिला आवंटन करने के आदेश दिए हैं। यानी कि जिला आवंटन है वो अधिक रैंक वाले कैंडिडेट को जिला दूर भेज दिया, जबकि कम रैंक वाले कैंडिडेट को उसी विभाग में पड़ोस वाला जिला मिल गया। तो अभ्यर्थियों में ऑब्वियस सी बात है कि रैंक के अनुसार अगर जिला आवंटन नहीं होगा तो अभ्यर्थियों का हक है और वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए कानून का सहारा उन्होंने लिया है और हाईकोर्ट ने इनको राहत दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 से जुड़े जिला और विभाग आवंटन मामले में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर सेन, जज साहब कौन थे? समीर सेन की एकल पीठ ने घनश्याम चांगिड़, राहुल यादव, मधु मीणा, अभिषेक उपाध्याय सहित 9 अन्य याचिका यानी कि टोटल ये 13-14 कैंडिडेट हैं, इन पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कौन थे? राम प्रताप सैनी थे। इन्होंने अदालत में बताया कि उन्हें चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं जिनको चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है, जबकि उनसे कम अंक वाले जो कैंडिडेट है उनको शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है। यानी ये जो कैंडिडेट है वो शिक्षा विभाग चाहते थे, जबकि इनको आपका चिकित्सा विभाग है वो आवंटित हो गया। तो ये अभ्यर्थी इस बात से नाराज थे। ऐसे में मेरिट के अनुसार विभाग आवंटन नहीं हुआ, यानी कि इनको नहीं पूछा गया कि कौन सा विभाग आपको चाहिए, अपनी मर्जी से इनको विभाग थोप दिया। अधिवक्ता ने नीरज कुमार प्रकरण का हवाला देते हुए समान लाभ देने की मांग की गई और कोर्ट ने राज्य सरकार और बोर्ड के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को मेरिट के अनुसार जिला आवंटन किया जाए और नीरज कुमार मामले में भी इनको लाभ दिया जाए। देखिए, कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट ने याचिका लगाई है उन्हीं कैंडिडेट को वापस आपका जो विभाग आवंटन है वो होगा। यानी कि ये जो आपका 12-13 कैंडिडेट हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, उन्हीं कैंडिडेट को अब चिकित्सा विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग वो आवंटित कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी अभ्यर्थियों के लगातार यही कमेंट आ रहे थे, क्या सभी कैंडिडेट का किया जाएगा? तो सभी का नहीं किया जाएगा। कल सुबह मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, तो उस पर भी काफी बच्चों के कमेंट थे कि अगर होगा तो फिर सभी का होगा, याचिका लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने याचिका लगाई है उन्हीं कैंडिडेट को राहत प्रदान की गई है, सभी कैंडिडेट को राहत प्रदान नहीं की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी विभाग आवंटन है वो सही से नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप भी हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके बाद देखिए, ये जो एक त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, ये इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल चल रहा है। इसके ऊपर भी काफी बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है कि 4th ग्रेड की जॉब छोड़ने पर इस तरीके से पैसे देने पड़ते हैं क्या? जितने मंथ काम करो उतने का पैसे वापस देने पड़ते हैं क्या? तो देखो, मैं आपको बताऊं कि पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो फिर आप कहोगे कि ये 12,600 रुपए इस कैंडिडेट ने वापस दिए हैं, है ना, ये 12,600 रुपए मात्र चालान कोर्स है, ये जमा करवाया है। तो इसने क्यों दिए हैं? देखो, मैं आपको बताऊं। एक तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसने 10 अगस्त 2026 को ज्वाइन किया, उसके बाद में 17 अगस्त 2026 को इसने रिजाइन कर दिया। यानी 10 को ज्वाइन किया और 17 को रिजाइन कर दिया। 7 दिन की इसने नौकरी की। तो क्या 7 दिन की नौकरी करने पर पैसे वापस देने पड़ते हैं? क्या प्रावधान है? देखो, मैं आपको बताऊं। क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सर्विस बॉन्ड होता है? भाई, इसने पैसे दिए हैं तो कैंडिडेट का यही, क्या इसमें कोई सर्विस बॉन्ड का नियम होता है? तो नहीं, इसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता। चतुर्थ श्रेणी पद पर कोई 2-3 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड नहीं होता। ये जो 12,600 रुपए दिए हैं बॉन्ड के अंतर्गत नहीं आते। बॉन्ड जो होता है वो आपका लाखों में होता है ना। अगर आप समय से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो 2-3 लाख रुपए का आपको सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है, या कोई बैंक की गारंटी है, वो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नहीं होती। तो सर्विस बॉन्ड क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। जैसे अगर तकनीकी भर्तियां होती हैं, जैसे आपकी कोई JEN की भर्ती है, IAN की भर्ती है, बिजली विभाग में कोई बड़े पदों पर जैसे भर्ती निकलती है, तो सरकार क्या करती है? ट्रेनिंग के ऊपर भारी खर्च वहन करती है। सरकार पैसा देती है कि इनका पद है वो आपका टेक्निकल पद है और आगे चलकर इनको टेक्निकल फील्ड में ही काम करना है, इसलिए सरकार उनके ऊपर पैसा खर्च करती है। तो फिर वो आपका 2 से 5 साल तक जितनी भी वो लिखित में लेते हैं, अगर इतनी
टाइम के अंतर्गत अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो सरकार ने आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, वो जो भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो भी बॉन्ड उससे भरवाया जाता है, वो बॉन्ड आपको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसा नहीं है। जो भी जिन्होंने भी चिकित्सा विभाग ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी शिक्षा विभाग ज्वाइन किया है, किसी का भी ये मैसेज नहीं आया है कि हमने किसी प्रकार का बॉन्ड भरा है, और भरा भी नहीं जाता, क्योंकि चतुश्रेणी में आपको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिसके कारण आपको बॉन्ड भरवाए जाए। अगर कोई आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो पूरी राशि आपको लाखों रुपए में चुकानी पड़ती है अन्य भर्तियों में जहां पर बॉन्ड भरवाया जाता है। लेकिन चतुश्रेणी में ऐसा नहीं है। चतुश्रेणी में क्या है, ज्वाइनिंग के समय ऐसा कोई भी लाखों रुपए का इंडेमनिटी जो बॉन्ड है वो नहीं भरवाया जाता है, इसलिए कैंडिडेट को पैसा वापस नहीं देना पड़ता है। तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पर जो 12,600 रुपए है, मान लीजिए कि ये लाखों में तो नहीं है लेकिन हजारों में तो है भाई, लाखों में तो भाई उनकी जैसे AEN है, JEN है, उनकी तो सैलरी भी बड़ी होती है, इसलिए लाखों रुपए में होती है। हमारी तो सैलरी हजारों में होगी, तो क्या हम 3 महीने 4 महीने करेंगे तो 3-4 महीने के बाद में जैसे हमारे जैसे 40-50 हज़ार रुपए बनते हैं, तो क्या हमें वो वापस लौटाने पड़ेंगे? तो भी नहीं लौटाने पड़ेंगे। देखो क्या नियम है इसमें। 12,600 रुपए का चालान इस कैंडिडेट ने जमा करवाया है, वो क्यों करवाया है? क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए 12,600 रुपए, तो उस आदेश की भाषा को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखे हुए नोटिस पे राशि, ये नोटिस पे जमा करवाना है। इसको लेकर राजस्थान सेवा नियम में क्या प्रावधान है? तो सरकारी नियमों के अनुसार यदि कोई अस्थायी या प्रोबेशन कर्मचारी नौकरी से रेजिग्नेशन देता है, त्यागपत्र देता है, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि 1 महीने पहले नोटिस देना। अब जैसे ये कैंडिडेट है, इसने 10 तारीख को ज्वाइन किया और 17 तारीख को रिजाइन कर दिया, तो इसने तो नौकरी 7 दिन की दी है, 1 महीने पहले से नोटिस कैसे देगा? अब जिन भी कैंडिडेट को शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है या चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है, उनको देखो, अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं और पैसा भी लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, जैसे वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो 1 महीने पहले उनको लिखित में सूचना देनी होगी, है ना। कर्मचारी विभाग को 1 महीने पहले लिखित में सूचित करे कि मैं 30 दिन बाद में नौकरी छोड़ दूंगा। यानी आगे आने वाले समय में अगर आप 20 सितंबर को नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो 20 अगस्त को ही आपको लिखित में सूचना देनी होगी कि मैं 30 सितंबर को अपनी नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। ठीक है, 30 दिन तक ही काम करूंगा, तो 30 दिन का आपको वेतन भी मिलेगा और 1 रुपए भी आपको सरकार को वापस जमा नहीं करवाना पड़ेगा, है ना। इसने तो नौकरी 7 दिन की है, तब इसको ये चालान के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे। दूसरा, आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं तुरंत, यानी कि इस बच्चे ने जैसे दिया है, अब तुरंत का मतलब सेम डे नहीं दिया, 7 दिन बाद में दे दिया, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 1 महीने का नोटिस दिए बिना आप उसी दिन या 5-7 दिन में अपने कार्य से विमुक्त हो जाते हैं तो नियमानुसार आपको 1 महीने का फिक्स मानदेय के बराबर की राशि राजकोष के चालान में जमा करवानी पड़ती है, जैसे कि इस बच्चे ने करवाई है ना। तो ये कोई बॉन्ड के तहत इन्होंने राशि जमा नहीं करवाई है, इन्होंने तुरंत रेजिग्नेशन दिया है जिसके तहत ये 1 महीने का जो चालान है वो इसको जमा करवाना पड़ा है। क्योंकि इसने 10 तारीख को ज्वाइन किया था, 17 तारीख को यानी कि 7 दिन बाद में इसने अपनी नौकरी है उससे इस्तीफा दे दिया। तो जितने दिन की आपने नौकरी की है उतना वेतन आपको लौटाना नहीं है। कहने का मतलब है कि 7 दिन का जो वेतन है वो इस कैंडिडेट को मिलेगा। इसने 7 दिन नौकरी की है ना, तो 7 दिन का वेतन इसको मिलेगा, लेकिन इसको चालान के रूप में 12,600 रुपए जमा भी करवाने पड़ेंगे। अगर आप नियमानुसार यहां पर रेजिग्नेशन लेते तब आपको वेतन जमा नहीं करवाना पड़ता। और अगर आपकी नौकरी है वो उच्च पद पर लग जाती, जैसे मान लीजिए कि अगर आप LDC लग जाते हैं, पटवारी लग जाते हैं, शिक्षक लग जाते हैं या कोई और किसी उच्च पद पर नौकरी लग जाते हैं, चतुश्रेणी में रहते तब आपको 1 महीने का नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल उचित माध्यम से, थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से अगर आप कार्य विमुक्त हो जाते हैं तो ना तो आपको इसमें नोटिस देना पड़ता है और ना ही आपको इसमें कोई चालान कटवाना पड़ता है ना। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे की जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखिए।